अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। थोड़ा सोचकर उन्होंने पूछा, लगता है तुम्हें कुछ पता चल गया है। क्या ये फिर से अंकल गो ने बताया? कियान यिंगर ने धीमे से कहा, नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे यकीन है कि अगर आपको यूनचे के राज पता चले तो आप भी सदमे में आ जाएंगे। पिताजी, ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने पूछा। ओहो। कियान यिंगर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, पर मैं आपको वो राज नहीं बताऊंगी। राज जितना कम लोगों को पता हो उतना ही मजेदार होता है, और राज जितना बड़ा हो उसे छुपाना उतना ही जरूरी हो जाता है। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर बस सन्न रह गए। अब आगे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर आसमान में एक पतले बादल के पीछे जुन वुमिंग और जुन शिलेई छुपे हुए थे। वो दोनों शुरू से ये फाइट देख रहे थे। जाहिर सी बात है, जुन शिलेई ने जबरदस्ती नेमलेस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की जो कीमत चुकाई थी वो कोई मजाक नहीं थी। 2 महीने टाइम व्हील पर्ल्स में बिताने और जुन वुमिंग के साथ रहने के बाद भी जुन शिलेई बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी, पर इस हालत में भी वो ये मैच देखने आई थी। जुन वुमिंग ने कहा, तुम्हारे लिए ये काफी होना चाहिए, है ना? यूनचे ने तुम्हें किस्मत से नहीं हराया था। सच तो यह है कि उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी इज्जत भी रख ली। शायद अब तुम्हें अपनी खुन्नस छोड़ देनी चाहिए। जुन शिलेई के नाजुक कंधे कांपने लगे। उसने पलटकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसे यहीं कैसे खत्म होने दूं? एक दिन मैं उसे पूरी ईमानदारी से हराऊंगी। उसने मेरा जो भी उधार रखा है मैं उससे 10 और 100 गुना ज्यादा वसूल करूंगी। जुन वुमिंग ने शांति से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपना कल्टिवेशन और भी ज्यादा सीरियस होकर करना चाहिए। उसके नाम को अपना मोटिवेशन बनाओ, कोई बुरा सपना नहीं। जब तुम सच में नेमलेस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लोगी तब तुम उसे फिर से चैलेंज कर सकती हो। जुन शिलेई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटी और दूर आसमान में उड़ गई। दूसरी तरफ होली ईव्स रियल्म के लोगों की जगह पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एल्डर्स और डिसाइपल्स चुपचाप और सीरियस होकर बाहर खड़े थे। एक अलग कमरे में लुओ चांगशेंग एक बड़े टाइम व्हील बैरियर के अंदर चुपचाप लेटा हुआ था। वो एक व्हाइट लाइट से कवर था और उसके नीचे एक हल्का पर्पल प्रोफाउंड फॉर्मेशन धीरे धीरे घूम रहा था। हालांकि उसके शरीर से खून साफ कर दिया गया था, पर उसके घाव अभी भी भरे नहीं थे। वो बहुत ही भयानक लग रहे थे और उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि मांस के टुकड़े गायब थे। अगर उसे अभी होली ईव्स रियल्म वापस ले जाया जाता तो कोई भी इस यंग मास्टर चांगशेंग को पहचान नहीं पाता। लुओ गुक्सी और लुओ शांगचेन लुओ चांगशेंग के दोनों तरफ बैठे थे। वो खुद उसकी हालत पर नजर रखे हुए थे और उसके चारों तरफ मौजूद प्रोफाउंड फॉर्मेशन की प्रोफाउंड एनर्जी और मेडिसिनल ऑरा को कंट्रोल कर रहे थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि खतरे का समय टल गया है और लुओ चांगशेंग की जान वापस आ रही है, तब जाकर उनके दिल को तसल्ली मिली। लुओ शांगचेन ने एक गहरी राहत की सांस लेते हुए कहा, चांगशेंग ने अपने पैदा होने से लेकर अब तक जितनी चोटें नहीं खाई थी उससे दुगनी चोटें उसे आज लगी है। फिर भी इस फाइट ने मुझे अपने बेटे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। इसने पक्का मेरी वाली जिद्द विरासत में पाई है। पर लुओ गुक्सी का रिएक्शन एकदम उल्टा था। उसकी आवाज एकदम ठंडी और नफरत से भरी थी। उसने कहा, यह सब उस जानवर यूनचे की गलती है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे चांगशेंग को इस हद तक चोट पहुंचाई? उसे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना चाहिए। यह सुनकर लुओ शांगचेन की भौहें तन गई। उसने कहा, भले ही वो फाइट बहुत जानलेवा थी, पर दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और यह चांगशेंग की आज तक की सबसे शानदार फाइट थी। माना कि वो हार गया, पर इससे उसका नाम और रुतबा ही बढ़ा है, तो हम यूनचे को दोष नहीं दे सकते। और वैसे भी यूनचे की हालत चांगशेंग से कोई बेहतर नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल्म का बेस इतना कमजोर है कि मुझे शक है वो कभी पूरी तरह रिकवर भी हो पाएगा। लुओ गुक्सी गुस्से से फुफकारते हुए बोली, चांगशेंग सबसे ऊंचे और महान खानदान से है। वो उस नीच जानवर के हाथों घायल होने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर हम अभी एटर्नल हेवन रियल्म में नहीं होते तो मैं खुद। लुओ गुक्सी के हर शब्द में ऐसा गुस्सा भरा था कि उसे खुद पता नहीं चला कब उसके अंदर से किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगा। ये देखकर लुओ शांगचेन अंदर तक हिल गया और उसने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा। सीन ये है कि लुओ गुक्सी उसकी छोटी बहन थी और वो उसे दुनिया में सबसे अच्छी तरह समझता था। पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में ऐसा कोई नहीं था जिसने फेरी गुक्सी का नाम न सुना हो।
वो दुनियादारी से एकदम दूर रहने वाली इंसान थी। होली ईव्स रियल में पैदा होने के बाद भी वो अक्सर बाहर ही रहती थी और खुद को वहां का हिस्सा नहीं मानती थी। भले ही वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नंबर 1 कल्टिवेटर थी और चाहती तो किसी भी स्टार रियल्म को अपने सामने झुका सकती थी, पर उसे ये सब चीजें बहुत छोटी लगती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशेंग के पैदा होने के बाद उसने होली ईव्स रियल में ही रुकने का फैसला कर लिया। उसने उसे पालने में अपनी पूरी जान लगा दी और उसके बाद वो जितनी भी बार बाहर गई वो सिर्फ लुओ चांगशेंग के लिए ही गई थी। पर अभी जो हुआ वो पागल कर देने वाला था। दुनियादारी से दूर रहने वाली महान फेरी गुक्सी एक छोटे से जूनियर के खिलाफ किलिंग इंटेंट निकाल रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फाइट में चांगशेंग को हरा दिया था। अपनी बहन को इतने अच्छे से समझने के बाद भी लुओ शांगचेन को अपनी ही स्पिरिचुअल परसेप्शन पर यकीन नहीं हो रहा था। इस बात ने लुओ शांगचेन को एक ऐसी सच्चाई दिखा दी जो उसे बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। लुओ चांगशेंग के लिए लुओ गुक्सी का प्यार इस हद तक बढ़ चुका था कि वो अब एक बीमारी बन गया था। लुओ शांगचेन ने हकलाते हुए कहा, गुक्सी, तुम सच में ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रही हो ना? लुओ गुक्सी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने कहा, उसने मेरे चांगशेंग के साथ जो किया है उसे देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों से उसके 1000 टुकड़े कर दूं। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जैसी महान हैसियत वाली इंसान किसी जूनियर पर हमला करेगी? चांगशेंग अपना रुतबा अपने ही हाथों से वापस लेगा। यह सुनकर लुओ शांगचेन को थोड़ी राहत मिली, पर लुओ गुक्सी के बात करने के तरीके ने उसके दिमाग की घंटी बजा दी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम चांगशेंग की रिस्ट्रिक्शन को खोलने वाली हो? ऊग! तभी हवा में एक दर्द भरी करहा गूंजी, जिससे लुओ गुक्सी का शरीर कांप उठा और वो तेजी से आगे बढ़ी। उठती हुई प्रोफाउंड लाइट और मेडिसिनल एनर्जी के बीच लुओ चांगशेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सूखे होठों को खोलने की कोशिश की। लुओ गुक्सी ने घबराते हुए कहा, चांगशेंग, तुम होश में आ गए, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो, आराम से सो जाओ। जब तुम अगली बार उठोगे तो तुम्हारे सारे घाव भर चुके होंगे। पर लुओ चांगशेंग चुपचाप सोने वाला नहीं था। उसकी आंखें धुंधली थी पर उनमें गहरा दर्द साफ दिख रहा था। उसकी कमजोर ऑरा पूरी तरह से बेकाबू हो गई जब उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं हार गया, हार गया, हार गया। मतलब साफ है, आम लोगों के लिए हारना बहुत नॉर्मल बात थी, पर वो लुओ चांगशेंग था जिसके पास सबसे बड़ा रुतबा था। वो सबसे ताकतवर बाप का बेटा और सबसे महान गुरु का डिसाइपल था। वो यंग मास्टर चांगशेंग था जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। वो ऐसा बंदा था जो हार ही नहीं सकता था, और सबसे बड़ी बात, उसे हारने का कोई हक नहीं था। इस हार ने उसके दिमाग पर जो हथौड़ा मारा था वो कोई और नहीं समझ सकता था। लुओ गुक्सी ने जल्दी से कहा, नहीं चांगशेंग, तुम हारे नहीं हो। तुम सच में हार गए हो, और तुम्हारी हार में कोई भी बेईमानी नहीं थी। तुम पूरी तरह से उस हार के लायक थे। एक भारी और कड़क आवाज ने लुओ गुक्सी की झूठी तसल्ली को बीच में ही काट दिया। लुओ शांगचेन आगे आया, उसकी भौहें तनी हुई थी और आंखें एकदम ठंडी थी। उसने कहा, पर तुम्हारे और यूनचे के बीच का यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन बाद तुम्हारा उसके साथ दूसरा मैच होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम्हारे पास अपनी हार का बदला लेने का मौका है। यह सुनते ही लुओ चांगशेंग की उदास आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। लुओ शांगचेन ने आगे कहा, तुम्हारा टैलेंट कमाल का है और तुम होली ईव्स रियल में पैदा हुए हो। पैदा होने के पहले ही दिन से तुम्हारी शुरुआत उस लेवल से हुई थी जहां कोई आम इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बुआ ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नंबर 1 कल्टिवेटर है, फिर भी उन्होंने तुम्हारे पैदा होते ही अपनी सारी एनर्जी तुम पर लगा दी। इसी वजह से तुम हमेशा अपनी जनरेशन के हर बंदे से आगे रहे। तो तुम्हारा कभी ना हारना एकदम नॉर्मल बात है और इसमें कुछ भी घमंड करने जैसा नहीं है। लुओ शांगचेन का चेहरा और भी सीरियस हो गया। उसने कहा, असल बात तो यह है कि आज तुम्हें जो हार मिली है वही तुम्हारा असली टेस्ट है। यह हार ही तय करेगी कि क्या तुम सच में फ्यूचर में ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 बनने के लायक हो या नहीं। जो इंसान एक हार से टूटकर बिखर जाए और उससे बाहर ना आ पाए, वो एक कायर है। फिर चाहे उसका टैलेंट कितना भी गजब का हो और उसकी शुरुआत कितनी भी ऊपर से हुई हो, वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पर जो सच में ताकतवर होते हैं वो हार से कभी नहीं डरते। उनकी हार ही उनकी पावर बन जाती है।
वो जितना हारते हैं उतने ही पावरफुल होते जाते हैं। उसने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो ये रोना धोना बंद करो और खुद को ऐसे तैयार करो जिससे किसी को निराशा ना हो। बस करो। लुओ गुक्सी ने जोर से उसकी बात काट दी। उसने बहुत ही प्यार से लुओ चांगशेंग को संभाला और उसकी बेकाबू ऑरा को शांत करने के लिए अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसने कहा, चांगशेंग अभी बच्चा है, उसे तुम्हारी इन बड़ी बड़ी और फैंसी बातों की कोई जरूरत नहीं है, जो असल में एकदम फालतू और बकवास है। यह सुनकर लुओ शांगचेन के होंठ फड़के, पर आखिर में उसने हार मानकर एक गहरी सांस छोड़ी और बिना कुछ बोले वहां से मुड़ गया। लुओ गुक्सी ने बहुत ही मीठी आवाज में उसे बुलाया, चांगशेंग। उसकी जिंदगी में उसकी आवाज सिर्फ लुओ चांगशेंग के लिए ही इतनी नरम होती थी। उसने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम चांगलिंग रखा था, यह सोचकर कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे और पूरी दुनिया पर राज करोगे। पर जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया तो मैंने ही जबरदस्ती तुम्हारा नाम बदलकर चांगशेंग रख दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, तुम्हारी मास्टर अपनी पूरी जिंदगी अकेले रही है और जब तक तुम नहीं आए थे मुझे दुनिया के किसी भी रिश्ते या जज्बात से कोई मतलब नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम बहुत बड़े बड़े काम करो या अपना नाम इतिहास में दर्ज कराओ। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम हमेशा सिर्फ रहो और एक लंबी जिंदगी जियो। पर मुझे अच्छे से पता है कि अगर किसी को लंबी जिंदगी जीनी है और दूसरों के पैरों तले नहीं दबना है तो उसका एक ही तरीका है, सबके ऊपर राज करना। ऐसा बनना कि सब तुम्हारी इज्जत करें, तुमसे डरें और तुम्हें पूजें। इसी वजह से मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ इतनी सख्त रही और कभी तुम्हें किसी से पीछे नहीं रहने दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। लुओ गुक्सी ने बताया, तुम्हारी मास्टर ने हमेशा तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाने से मना किया था। यहां तक कि मैंने तुम पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी और जबरदस्ती तुम्हारे ब्रेक थ्रू को रोक कर रखा था। मुझे डर था कि तुम्हारा टैलेंट कुछ ज्यादा ही चमकने लगेगा और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए डर और जलन पैदा हो जाएगी। पर किसने सोचा था कि मेरी इसी हरकत की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो जाएगी और वो कमीना युनचे तुम्हें इस हद तक चोट पहुंचा पाएगा। ये सब मेरी गलती है, वरना वो तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं कर पाता। लुओ शांगचे ने फिर से खुद को कुछ भी बोलने से रोक लिया। उसका चेहरा बहुत ही अजीब हो गया था और उसने एक और लंबी सांस छोड़ी। उसे लगता था कि वो लुओ गुक्सी को बहुत अच्छे से जानता है, पर जब से वो होली ईव्स रियल्म वापस आई थी और उसने चांगशेंग को अपना डिसाइपल बनाया था, वो एकदम बदल चुकी थी। चांगशेंग के मामले में वो कोई और ही इंसान बन जाती थी। लुओ चांगशेंग ने अपनी भारी और अटकी हुई आवाज में कहा, मास्टर, मैं इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने भीख मांगते हुए कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मास्टर, प्लीज मुझ पर लगी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। लुओ गुक्सी ने बिना एक पल सोचे अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, तुम्हें अपने पिता की बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अंदर के गुस्से और खुन्नस को दबा कर रखने की भी जरूरत नहीं है। बस जल्दी से अपने घाव भरो और फिर खुद जाकर उसे आज के दिन का पूरा हिसाब उसी की भाषा में चुका दो। लुओ शांगचेन से अब और चुप नहीं रहा गया। उसने परेशान होकर कहा, गुक्सी, ये सब बस यंग जनरेशन का एक मैच था जहां दोनों ने अपनी पावर और टैलेंट का इस्तेमाल किया। इन दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी और वैसे भी इस हार से चांगशेंग को कोई परमानेंट नुकसान नहीं हुआ है, तो तुम इतना एक्सट्रीम क्यों जा रही हो? बस बहुत हुआ। लुओ गुक्सी ने एकदम ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, चांगशेंग मेरी जान है। उस आवारा कुत्ते की तो बात ही छोड़ो जो ना जाने कहां से आ गया। अगर कोई भी उसे इतनी भयानक चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो चाहे वो किसी किंग रियल्म का शहजादा ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम। लुओ शांगचेन का चेहरा एकदम टाइट हो गया, पर जब उसने लुओ गुक्सी के चेहरे पर वो डार्क और पागलपन वाला एक्सप्रेशन देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए बोला, छोड़ो चांगशेंग, तुम पहले अपनी हेल्थ रिकवर करने पर फोकस करो। सीन यह है कि लुओ गुक्सी का कैरेक्टर बिल्कुल उसके नाम जैसा था। वो बहुत ही अजीब और सनकी थी और जब वो कुछ ठान लेती थी तो दुनिया की कोई भी पावर उसे नहीं रोक सकती थी। होली ईव्स रियल्म के मुकाबले स्नो सॉन्ग रियल्म में बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था। रात का अंधेरा छा चुका था और सारे डिसाइपल्स आंगन के बाहर चुपचाप खड़े थे। मु वानजी और बाकी सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स युनचे के चारों तरफ खड़े थे।
और सबका मूड बहुत ही ज्यादा उदास और डरावना था। यूनचे का पूरा शरीर खून में डूबा हुआ था और उसकी ऑरा इतनी पतली हो चुकी थी कि बस धागे के बराबर बची थी। मू बिंगयुन का बर्फ जैसा सफेद हाथ यूनचे के दिल पर रखा हुआ था और उसमें से एक बहुत ही तेज आइसी लाइट निकल रही थी। बाकी सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स के दिल में डर का तूफान चल रहा था, पर मू बिंगयुन के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उसकी मदद करे। आसपास हर तरफ हीलिंग एलिक्सर और दवाइयां पड़ी हुई थी, जिनमें से बहुत सारी फ्लेम गॉड रेल्म से आई थी, पर दिक्कत यह थी कि कोई भी उन्हें यूज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभी यूनचे की हालत इतनी नाजुक थी कि वो प्रोफाउंड एनर्जी का हल्का सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर मेडिसिनल फोर्स तो बहुत दूर की बात है। मू हुआनजी ने टेंशन में सिर हिलाते हुए कहा, बिंगयुन, मुझे लगता है कि हमें यूनचे को वापस सेक्ट में ले जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। अभी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। असल बात यह है कि यूनचे ने अपनी पावर से पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन को हिला दिया था और स्नो सॉन्ग रियल्म को एक ऐसी इज्जत दिलाई थी जो उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सीन यह है कि जब वो पहली बार एटर्नल हेवन गॉड रियल्म में आए थे तो उन्हें अपनी गर्दन झुकाकर रखनी पड़ती थी। वो खुद को इतना छोटा समझते थे कि अपर स्टार रियल्म्स के लोगों के सामने तेज सांस लेने में भी डरते थे। पर आज बाकी सारे स्टार रियल्म्स जिस नजर से उन्हें देख रहे थे वो लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिन अपर स्टार रियल्म्स को वो हमेशा सिर झुकाकर देखते थे, आज वही लोग उन्हें हैरानी, इज्जत और जलन भरी नजरों से देख रहे थे। स्नो सॉन्ग रियल्म के एक अकेले डिसाइपल ने ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सारे बड़े बड़े जीनियस को पीछे छोड़ दिया था। उसने लू लैंगचुआन, जुन शिलेई और शुई इंग्युए जैसे खूंखार दिग्गजों को धूल चटाई थी और अब उसने 4 गॉड चिल्ड्रन के लीडर लुओ चांगशेंग को भी हरा दिया था, जिसे कभी ना हारने वाला माना जाता था। मतलब साफ है, अगर अब यूनचे कभी ठीक नहीं हो पाया या हमेशा के लिए अपाहिज हो गया तो ये स्नो सॉन्ग रियल्म के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार मू बिंगयुन ने यूनचे के सीने से अपना हाथ हटा लिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, ग्रेट एल्डर, मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए, हम यूनचे को वापस स्नो सॉन्ग रियल्म ले जाएंगे। यह सुनकर मू तांजी एकदम सदमे में आ गया। उसने पूछा, सिर्फ आप और ग्रेट एल्डर? क्या आप लोग उसे वापस यहां लाने का सोच रहे हैं? मू बिंगयुन ने जवाब दिया, हमें वापस नहीं आना है, यूनचे को आना है। भूलिए मत कि 3 दिन बाद उसे लुओ चांगशेंग के साथ दोबारा फाइट करनी है। क्या? वहां खड़े सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स एकदम हक्के बक्के रह गए। मू हुआनजी ने घबराकर कहा, बिंगयुन, यूनचे के घाव इतने गहरे हैं कि अगर हम सारे टाइम व्हील पर्ल्स भी यूज कर लें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरह ठीक होगा। तो फिर वो लुओ चांगशेंग से दोबारा कैसे लड़ेगा? मू बिंगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह यूनचे की मर्जी है। अगर वो मैच के दिन तक पूरी तरह रिकवर नहीं भी होता है तब भी हमें उसे यहां लाना होगा। ग्रेट एल्डर, अभी यूनचे को कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए, तो हमें उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। मू हुआनजी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और तभी एक आइस फीनिक्स डिसाइपल दौड़ता हुआ आया और उसने धीमी आवाज में कहा, एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स, ग्लेस्ड लाइट रियल्म का 99वां यंग मास्टर आपसे मिलने आया है। मू हुआनजी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ग्लेस्ड लाइट रियल्म का 99वां यंग मास्टर? क्या हमने नहीं कहा था कि चाहे कोई भी आए हमें डिस्टर्ब मत करना? अभी यूनचे की जान का सवाल है, तो चाहे वो ग्लेस्ड लाइट रियल्म से ही क्यों ना हो। मू बिंगयुन की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, रुको, उसे फौरन अंदर लेकर आओ। पलक झपकते ही एक्वामरीन रंग का रोब पहने एक जवान लड़का अंदर आया, पर ग्लेस्ड लाइट रियल्म का ये वीआईपी 99वां यंग मास्टर एकदम चोरों की तरह झुककर चल रहा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें इधर उधर भाग रही थी और उसका पूरा अंदाज चीख चीख कर कह रहा था कि वो कुछ बहुत ही सीक्रेट काम करने आया है। मू बिंगयुन ने जैसे ही कहा, 99वां यंग मास्टर, आप? वैसे ही मू यिंगहेन ने घबराकर अपना हाथ हिलाया और शशश की आवाज निकाली। उसकी इस हरकत ने वहां खड़े सबको सन्न कर दिया। मू यिंगहेन ने पीछे मुड़कर अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से उस पूरे एरिया को बहुत ध्यान से स्कैन किया जहां से वो आया था। फिर उसने झटके से मुड़कर एक अंगूठे के साइज की नीली जेड बॉटल मू बिंगयुन की तरफ उछाल दी। उसने बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा, मैं तुम सबको अभी वार्निंग दे रहा हूं। मैं आज रात यहां कभी आया ही नहीं था और तुम लोगों ने मुझे कभी देखा ही नहीं।
समझे कि नहीं? सुन रहे हो मेरी बात? मू बिंगयुन ने अपने हाथ में वो जेड बॉटल देखी और उलझन में पूछा, 99 बा यंग मास्टर, आखिर आप चाहते क्या है? अरे कौन सा 99 बा यंग मास्टर? मू यिंगहेन ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और चोरी छिपे पीछे देखा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानता। सीधी बात यह है कि कभी भी किसी से मत कहना कि मैं यहां आया था। मुझे कुछ नहीं पता, वरना मेरे पिता मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। इतना बोलते ही मू यिंगहेन ने वहां से पीछे हटना शुरू कर दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर से धमकी दी, याद रखना, किसी ने मुझे नहीं देखा, वरना मैं तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा। और इतना कहकर वो किसी धुएं की तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। स्नो सॉन्ग रियल्म के सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। मू हुआनजी का दिमाग एकदम चकरा गया था। उसने पूछा, भाई क्या था? बिंगयुन, वो अभी तुम्हें क्या देकर गया है? इससे पहले कि मू हुआनजी अपनी बात पूरी करता, मू बिंगयुन ने उस नाजुक जेड बॉटल को उठाया और उसके ऊपर से प्रोफाउंड फॉर्मेशन सील को हटा दिया। जैसे ही उसने बड़े ध्यान से वो जेड बॉटल खोली, अचानक एक ऐसी ऑरा जो सबसे साफ बर्फ से भी ज्यादा प्योर थी, हवा में फैलने लगी। जब ये ऑरा वहां खड़े एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स के शरीर से टकराई तो सबकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी स्प्रिंग की हवा ने उनकी सारी थकान और टेंशन को धो दिया हो। उन्हें इतना सुकून मिला जैसे वो बादलों पर तैर रहे हों। यहां तक कि यून चे की हालत को लेकर उनके दिमाग में जो डर था वो भी बिना पता चले ही शांत हो गया। मू हुआनजी की सांस अटक गई। उसने पूछा, ये कौन सा एलिक्सर है? मैंने इतनी अतरंगी ऑरा कभी महसूस नहीं की। स्नो सॉन्ग रियल्म का ग्रेट एल्डर होने के नाते उसने अनगिनत स्पिरिट हर्ब्स और दवाइयां देखी थी, पर उसने कभी ऐसी जादुई स्पिरिचुअल ऑरा फील नहीं की थी। मू बिंगयुन अपनी जगह पर जम गई थी और जेड बॉटल को पकड़े हुए उसका हाथ अपने आप कसने लगा। बहुत देर बाद उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली जैसे वो नींद में बड़बड़ा रही हो। ये एक बूंद है डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की। डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग, ये नाम सुनते ही वहां की हवा एकदम से जम गई। सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स का शरीर बहुत बुरी तरह कांप उठा, जैसे किसी ने उन्हें सुई चुभा दी हो। सब एक साथ चिल्लाए, क्या कहा? मू हुआनजी हकलाने लगा, डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग। उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गॉड का कोई खजाना उसकी झोली में आ गिरा हो। मू बिंगयुन ने धीरे से कहा, मैं गलत नहीं हो सकती। कई साल पहले जब सेक्ट मास्टर आखिरी बार गॉड रेल्म ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग में गई थी तो उन्हें भी एक बूंद मिली थी। इस ऑरा को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकती, और वैसे भी इस पूरी दुनिया में डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के अलावा कोई और चीज इतनी प्योर स्पिरिचुअल ऑरा नहीं निकाल सकती। ये सच जानने के बाद जो सदमा लगा था वो तुरंत एक भयंकर खुशी में बदल गया। मू बिंगयुन का चेहरा खिल उठा और वो तेजी से यून चे के पास दौड़ी और बोली, यून चे को अब बचाया जा सकता है। मू हुआनजी ने अचानक बोलते हुए मू बिंगयुन को रोक दिया। रुको। उसकी आंखें जज्बातों से कांप रही थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, भला ग्लेस्ड लाइट रियल्म हमें डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की एक बूंद क्यों देगा? ये एक ऐसा एहसान है जिसे हमारा स्नो सॉन्ग रियल्म कभी नहीं चुका सकता। असल बात यह थी कि डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग कोई आम चीज नहीं थी। ये एक ऐसा ट्रू डिवाइन आइटम था जिसे पाने के लिए डिवाइन मास्टर्स को भी अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। ग्लेस्ड लाइट रियल्म जैसे ताकतवर रियल्म के लिए भी कई हजार सालों में इसकी एक बूंद पाना किसी वरदान से कम नहीं था। अगर सच कहूं तो इसकी एक बूंद से आधा स्नो सॉन्ग रियल्म खरीदा जा सकता था। तो भाई, इतनी कीमती चीज कोई ऐसे ही कैसे दे सकता है? मू बिंगयुन ने आराम से जवाब दिया, इस एहसान का कर्ज हमारे स्नो सॉन्ग रियल्म को नहीं चुकाना है। ये कर्ज खुद यून चे का है, तो ये सब खत्म होने के बाद हम उसे ही अपना कर्ज चुकाने देंगे। ये सुनकर मू हुआनजी का दिमाग सन्न रह गया, पर तभी उसे कुछ समझ आया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है प्रिंसेस मेन? वो मू बिंगयुन अब तक इतनी बिजी हो चुकी थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो यून चे के पास घुटनों के बल बैठी और अपनी उंगली से हवा में एक लाइन बनाकर उस जेड बॉटल से डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की बूंद को बाहर निकालने लगी। पर तभी मू तांजी बोल पड़ा। उसने कहा, हम थोड़ा इंतजार क्यों नहीं करते?
डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग बहुत हाई ग्रेड का डिवाइन आइटम है। अगर हम इसे बाद में यूनचे की बॉडी को टेम्पर करने के लिए यूज करें तो उसे बहुत फायदा होगा। इसे सिर्फ घाव भरने के लिए यूज करना थोड़ा फालतू नहीं लग रहा? मू बिंगयुन ने तुरंत मना करते हुए कहा, अभी हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। हमें कम से कम समय में उसके सारे घावों को पूरी तरह ठीक करना होगा। इतना बोलते ही उस जेड बॉटल से पानी की एक बिना रंग वाली बूंद बिना किसी आवाज के नीचे गिरी। मू बिंगयुन ने उसे रास्ता दिखाया और वो बूंद सीधा यूनचे के सीने में समा गई। तभी यूनचे के कान के पास एक कांपती हुई आवाज गूंजी, यूनचे, तुम कभी अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? ये आवाज बहुत दूर आसमान के पार से आती हुई लग रही थी और इसमें बहुत उदासी थी। जैस्मीन। यूनचे एकदम झटके से सीधा बैठ गया। उसके शरीर में दर्द की भारी लहरें दौड़ गई, पर उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें उलझन में थी और वो हर तरफ देख रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जैस्मीन, तुम कहां हो? तुम अभी कहां हो? तभी दरवाजा खुला और एक सफेद परछाई रहस्यमयी तरीके से उसके सामने आ गई। उसने कहा, यूनचे, तुम उठ गए। यूनचे की सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, मैंने उसकी आवाज सुनी। क्या वो आई थी? वो पक्का आई थी। यूनचे की ये हालत देखकर मू बिंगयुन ने एक हल्की सांस छोड़ी और प्यार से कहा, तुम अभी अभी उठे हो। वो शायद बस एक सपना रहा होगा। ये सुनकर यूनचे का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी धुंधली यादें वापस आने लगी और उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। उसने लुओ चांगशेंग को कैसे हराया था, यह सब अभी भी उसे ठीक से याद नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या वो सच में सिर्फ एक सपना था? हां, वो बस एक सपना ही था। एक गहरी सांस लेकर यूनचे ने खुद को शांत किया और अपनी बॉडी की हालत चेक करने लगा। उसने जल्दी से पूछा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, मैं कितनी देर तक सोता रहा? मू बिंगयुन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। लुओ चांगशेंग के साथ तुम्हारी अगली फाइट में अभी भी 10 घंटे बाकी है। यूनचे ने खुद को शांत करते हुए कहा, लगता है मुझे एक और टाइम व्हील पर्ल बर्बाद करना पड़ेगा। पर जब उसने अपनी हालत देखी तो वो चौंक गया। उसके सारे मेरिडियंस जुड़ चुके थे, उसके अंदर और बाहर के घाव रुक चुके थे और उसकी आधी वाइटैलिटी और प्रोफाउंड एनर्जी वापस आ चुकी थी। उसकी रिकवरी की पावर बहुत कमाल की थी, पर उसके घाव इतने भयानक थे कि इतने कम टाइम में इतनी जल्दी ठीक होना नामुमकिन था। मू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें जिस चीज ने ठीक किया है वो डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की एक बूंद थी। यूनचे एकदम सदमे में आ गया। उसने पूछा, डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग, वो क्या होता है? मू बिंगयुन ने आराम से समझाते हुए कहा, डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग वो डिवाइन वाटर है जिसे प्रिमोर्डियल एनर्जी ने छुआ हो। पुरानी किताबों में इसे वाटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। अभी ये सिर्फ गॉड रियल्म ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग में ही मिलता है। ये सुनते ही यूनचे का दिल धक से रह गया। उसे अच्छे से पता था कि जिस भी चीज में प्रिमोर्डियल शब्द जुड़ जाए वो प्राइमल केओस में सबसे ऊंचे लेवल की चीज होती है। सीधी बात है, वो सारे डिवाइन ट्रेजर्स में सबसे महान होती है। यूनचे ने कहा, क्योंकि इसे डिवाइन वाटर कहा जाता है और ये सिर्फ गॉड रियल्म में मिलता है, तो मुझे लगता है ये बहुत रेयर होगा। मू बिंगयुन ने कहा, हां, ये हद से ज्यादा रेयर है। गॉड रियल्म ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग खूंखार एंशिएंट बीस्ट से भरा हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक जगह है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग इन एंशिएंट बीस्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जहां भी ये पानी होगा वहां एंशिएंट बीस्ट्स पक्का होंगे। अगर कोई डिवाइन मास्टर भी इसे पाना चाहे तो उसे अपनी जान दाव पर लगानी पड़ेगी। मू बिंगयुन ने आगे बताया, प्राइमल केओस में हुए बदलावों के कारण गॉड रियल्म ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की प्रिमोर्डियल ऑरा भी खराब हो गई और डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की मात्रा कम हो गई। कई ताकतवर डिवाइन मास्टर्स ने सैकड़ों बार वहां जाने की कोशिश की, पर हजारों साल बर्बाद करने के बाद भी उन्हें आधी बूंद तक नहीं मिली। मतलब साफ है, चाहे घाव कितने भी गहरे हों, हड्डियां और मेरिडियंस टूट चुके हों या अंदर के ऑर्गन फट गए हों, अगर तुम्हारे अंदर एक भी सांस बची है तो डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की सिर्फ एक बूंद तुम्हें बहुत कम टाइम में पूरी तरह रिकवर कर सकती है। अगर इसे टॉनिक की तरह यूज किया जाए तो ये किसी की बॉडी को पावरफुल लोहे जैसा बना सकता है और सोल को एक न टूटने वाले किले जैसा कर सकता है। जब तुम लुओ चांगशेंग से लड़े थे तो तुमने महसूस किया होगा कि उसकी बॉडी बहुत ही कमाल की थी।
वो इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी को डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग से टेम्पर किया गया था, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। मू बिंगयुन की बातें सुनकर युनचे एकदम सन्न रह गया। उसने कहा, हमारे स्नो सॉन्ग रियल्म के पास सच में ऐसा? मू बिंगयुन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी मास्टर को कई साल पहले एक बूंद मिली थी, पर उन्होंने उसे अपनी सोल को टेम्पर करने में यूज कर लिया था। जो बूंद तुम्हें ठीक करने में यूज हुई है वो किसी और ने दी थी। युनचे को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, किसने? मू बिंगयुन ने जवाब दिया, ग्लेस्ड लाइट रियल्म ने। यह सुनकर युनचे को तगड़ा झटका लगा। मू बिंगयुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम समझ ही गए होगे कि यह किसने किया है। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। शायद ये चीज उसी के पास थी, या फिर उसने इसे ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग से चुरा लिया। उसने 99वां प्रिंस से इसे चुपके से भिजवाया था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।